हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज जैसा आप सभी को पता है, हमारा एक बैच चल रहा था और ये बैच सैनी बैच इसका नाम है। ये बैच उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो 200 रुपये फ़ी दिए थे और ये बैच अब इंड होने वाला है। क्या होने वाला है सर? इंड होने वाला है। लास्ट विषय इस बैच का बचा हुआ है जिसका नाम है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, HCM। ठीक है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट अब स्टार्ट हो गया है। आज की ये वीडियो जो रहने वाली है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट विषय का फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे। इसमें कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं, 5 से लेकर 6 यूनिट हैं। तो आज की वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 4 यूनिट और बचेंगे। ठीक, वो भी 2-3 दिन में इंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि सर सैनी बैच इंड होने के बाद क्या हमें क्लासें नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। जैसा आप सभी को पता है, बीच में हमने आप सभी लोगों के लिए बीच में हमने आप सभी लोगों के लिए एक लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज लेके आए थे ना। 10 ईयर PYQ लेके आए थे और सभी राज्य के मैं सभी भारत के सभी राज्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक राज्य में जो एनएम का पेपर हुआ था पिछले 10 सालों में उसका सॉल्यूशन करवा रहे थे। और मिडवाइफरी विषय का लगभग हमने 20-25 वीडियो दिया भी है, करवाया भी है, और जो विषय बच गए हैं वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी मात्र 200 रुपये फी में करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब ये सैनी बैच हम पढ़ा रहे थे तो 2-3 चीज़ों पे हमने काम करके ये सैनी बैच लॉन्च किया था, जो आज तक जो 10 सालों में टीचर लोग जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं वो काम नहीं किया होगा। हमने क्या काम किया था कि 10 लास्ट 10 ईयर PYQ को देखा। ठीक है, सभी राज्य में जो पेपर आए हुए थे 10 ईयर में ये सभी PYQ को देखा, एनालिसिस किया, ताकि हमें पैटर्न अब एक पता चले कि भाई किस लेवल तक आते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये भी देखा कि भाई पेपर किस चीज़ का हो रहा है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, फीमेल हेल्थ वर्कर का हो रहा है, ना कि भैया नीट या फिर CHO या फिर लेवल का। हमने देखा कि भैया जो पेपर आएंगे एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता डिप्लोमा बेस पे प्रश्न आएंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे नहीं पूछे जाएंगे, डिप्लोमा बेस पे, एनएम का 2 ईयर का डिप्लोमा बेस पे। जो जैसे कि BSc नर्सिंग लेवल का प्रश्न CHO वगैरह में भी देखने को मिलता है, तो लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो उस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि अब वो भी प्रश्न बहुत ही आसानी पूछे जाते हैं, CHO वगैरह ये सब स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आती है वहाँ पे भी आसानी लेवल रखा जाता है। तो आपकी भर्ती परीक्षा में लेवल आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग अब क्या फोकस कर रहे हैं कि दुनिया भर की चीज़ें, प्रोग्राम, स्टैटिक, ये करंट, ये फलाना ढिमकाना, तो भैया आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, आप उठा के देख लो, 92-12 का पेपर उठा के देख लो, वहाँ पे आपको कितने लेटेस्ट प्रोग्राम पूछे गए थे आपको देखने को मिलेगा। कोई सा भी प्रोग्राम नहीं पूछा गया था, प्रोग्राम के प्रश्न बने ही नहीं थे। लेटेस्ट प्रोग्राम या फिर स्टैटिक रूप से जो चल रहे हैं अभियान, ये सब चीज़ को लेकर प्रश्न आया ही नहीं था और इस बार भी नहीं आएगा। तो इसके बारे में चिंता नहीं करना, प्रश्न आएगा तो जो आपका 6 विषय है। ठीक है, 6 विषय है। ठीक है, इसी 6 विषय में, अच्छा मैंने एक चीज़ और फोकस किया है। आप लोगों का कमेंट आता था कि 38 टॉपिक मिलेंगे क्या, तो इस 38 टॉपिक को मैंने भुला दिया। मैंने सोचा कि ये 38 टॉपिक पे हम क्यों फोकस करें, हमने 6 विषय पे फोकस किया। और ये 38 टॉपिक की उत्पत्ति इसी 6 विषय से हुई है, इसी 6 विषय से ही 38 टॉपिक आयोग ने बनाया है। अगर हम यही 6 विषय जहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है उसी पे डायरेक्ट जड़ पे पहुँच जा रहे हैं तो ये 38 की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए मेरा फोकस यही रहा कि 6 विषय की कंप्लीट हर एक चैप्टर की थियरी हम अच्छे से पढ़ा दें, उसके MCQ भी करवा दें, तो ये 38 टॉपिक कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हम 38 टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है 38 टॉपिक से बाहर के प्रश्न, बाहर के मीन्स मतलब कि इससे बाहर, आपके सिलेबस से बाहर नहीं, आपके डिप्लोमा के अंदर ही रहेगा, लेकिन इससे बाहर पूछ लिया गया तो आप नहीं बना पाओगे। वहीं पे आप 6 विषय की कंप्लीट थियरी पढ़े हुए हैं जड़ से, तो आप इससे बाहर आए चाहे जहाँ से आए आप बना के चले आएंगे प्रश्न, पूरी तैयारी। इसलिए इसका नाम सैनी बैच रखा गया है। एक ही बार परचेस करिए, हमेशा के लिए वो आपका हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। मात्र फी 200 रुपये। अगर अब भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर नहीं हुई है, आपके पास समय बहुत है। ये बोल के आपको डराया जा रहा है कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय बहुत होता है। 2 महीने समय कम नहीं होता है, पूरा 2 महीना समय है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो।
ठीक है। कुछ नहीं करना है, सैनी बैच की कंप्लीट पूरी थियरी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप चाहे लैपटॉप से पढ़िए, चाहे मोबाइल से पढ़िए, चाहे प्रिंट आउट करवा लीजिए। आपके यहाँ सस्ता भी पड़ेगा 50 पैसे या फिर 60 पैसे में। जो प्रिंट आउट कर रहा है वहाँ से निकलवा के पढ़ सकते हो। कंप्लीट बुक है ये, ठीक है। पूरी थियरी, अगर आपको डेमो आपको नहीं पता है तो ये डेमो के तौर पे दिया जा रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब जो हर सवाल बनेगा आसान, इसी से निवेश से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आसान है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं इस चीज़ों में। चलिए, जो लोग लेना चाहते हैं एक बार फिर से कॉन्टैक्ट नंबर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। प्रचार मतलब आपके हित की प्रचार है। वैसे 200 रुपये में कितनी कमाई होगा ये तो अच्छे से पता होगा। एपी 200 की जगह पे लोगों ने 1 साल पहले 2000 से स्टार्ट किया था। कोर्स बेचना लोगों ने 200 से स्टार्ट किया, 2000 से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं 200 से ही स्टार्ट किया हूँ और 200 तक अभी चल रहा है। वन टाइम जब वैकेंसी निकल के आई थी, जिन्होंने फी दिया था वही 200 रुपये में अब भी पढ़ा रहा हूँ। पूरा 1 साल से पढ़ा रहा हूँ मात्र 200 रुपये में। अगर यहीं पे ऐप पे पढ़ाते तो भैया वो लोगों 1 साल की लिमिट ही रहता है, ख़त्म हो जाता है, फिर पेज खरीदना पड़ता है। तो हमारा ऐसा रूल सिद्धांत नहीं है। तो 798516 ठीक है 023 और ये 9, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि सैनी का हमें पीडीएफ कंप्लीट चाहिए, तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा। फी 200 रुपये पे करके आप कंप्लीट ये पूरी सैनी की थियरी ले सकते हैं, जब जो भी अब तक पढ़ाया गया है। और इस सैनी के बैच के अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं ये भी मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टेस्ट को लेकर मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया सैनी बैच में टेस्ट मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम टेस्ट रहेंगे। हो सकता है 2 टेस्ट या 3 टेस्ट मिले आपको सैनी बैच में, लेकिन 200 रुपये जो फ़ी दे के अलग से टेस्ट ज्वाइन कर रहा है उसको भैया कंप्लीट 15 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट कंप्लीट 15 मिलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत लोगों को पसंद आया तो लिया आप। अब जो लोग नहीं ले पाए भैया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अलग से आप फिर से कभी सेशन होगा तो अलग से आप टेस्ट परचेज कर लेना, जो लोग नहीं ले पाए, ठीक है। चलिए, तो डेमो क्लास है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर पसंद आता है तो सैनी बैच लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए। अब देखिए बुक में भी क्या है, बहुत चीज़ें ओल्ड हैं, ठीक है। ओल्ड और कुछ डाटा हैं बदल गए हैं, बदलाव आ गए हैं। तो ये चीज़ होता है कि भैया एक बैच से आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ रहता है कि आपको सब करंट वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो भी हैं अपडेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये 200 रुपये मात्र नाम मात्र का फी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है 200 रुपये। ये 200 रुपये कोई बड़ी बात ही नहीं। 200 रुपये में इंसान 1 साल जब पढ़ा सकता है, ठीक है। पूरा 1 साल से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ भैया। 14 अक्टूबर को वैकेंसी आई है, 2-3 दिन के बाद हमारा शुरू होता है, ठीक है। उस समय भी क्लासेस फ्री ही, हमने 38 टॉपिक ही, पर जो लोग बोलते हैं 38 टॉपिक ना, तो उस समय में 38 टॉपिक ही पढ़ा दिया था 1 महीने में, पूरा 1 महीने में ख़त्म कर दिया था। बहुत आसानी सी बात है। आप भी देख रहे होंगे सैनी बैच हमारा जो स्टार्ट है 29 अगस्त से स्टार्ट है। और ऐसा है नहीं कि डेली वीडियो नहीं बना रहे हैं, डेली वीडियो बना रहे हैं डेली, तब भी अब तक नहीं ख़त्म हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने 38 टॉपिक, अगर 38 टॉपिक और भी जो भी चैनल वाले हैं वो लोग हर महीने नया नया बेंच लेके आते हैं, नए महीने, क्योंकि वो 38 टॉपिक में बस थोड़ा थोड़ा, भाई जैसे कि एक टॉपिक दे दिया, एक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा। अब स्वास्थ्य की अवधारणा कितना है यार, ज़्यादा ज़्यादा 20-25 लाइनों में पूरी कंप्लीट हो जा रही है स्वास्थ्य की अवधारणा। वो तो इंसान 5 मिनट में पढ़ लेगा, लेकिन बात उतना नहीं है, उसके आगे की भी बात है, समझना भी होगा। इसलिए सैनी बैच लेके आए कंप्लीट थियरी। आज का टॉपिक रहने वाला है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट, इसका हम देखेंगे। इसका नाम है सब सेंटर। पूरा सब सेंटर के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे आपको अच्छे से पता है, जो मैक्स मोस्टली आप देखेंगे कि जो भी एनएम है इनकी नियुक्ति सब सेंटर पे ही होती है। सब सेंटर पे ही टीकाकरण का कार्यक्रम होता है, तो इनका ज़्यादा मोस्टली अब 2-3% भैया सीएससी पे चले जाएँ वो अलग की बात है, सीएससी पीएससी पे चले जाएँ वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को सब सेंटर पे नियुक्ति होती है। सब सेंटर के बारे में आपको समझना ज़रूरी है, ये आपके परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी वहाँ पे भी आपको ये मदद देगा, ठीक है। तो सब सेंटर होता क्या है, सब सेंटर होता है क्या है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए भैया कि जो सब सेंटर है, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि भैया ये स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट है। क्या है सर? सबसे छोटी स्वास्थ्य इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है,
जिससे समुदाय की स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान कर की जा सकें, ठीक है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट है जो समुदाय के लोगों को भैया प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है ये सब सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है। जो भी हेल्थ सर्विसेज सिस्टम हैं उनका ये पहला पहला संपर्क बिंदु होता है, ताकि भैया जो जनता, जो गांव की जनता है, उनकी समान स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा किया जा सके। जैसे कि हमें बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कोई छोटा मोटा इशू है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सब सेंटर पे जाएंगे। अगर सब सेंटर की औकात की बात है आपकी समस्या की निदान करने का, तो वो निदान कर देगा। अगर उसके औकात की बात नहीं है निदान करने का, उसका सॉल्यूशन आप सब सेंटर के पास आपके स्वास्थ्य समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, तो वो क्या काम करेगा? रेफरल कर देगा। कहाँ पे? कहाँ करेगा सर? पीएससी, पीएससी से सीएससी, सीएससी से कहाँ? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये चलता है, ठीक है। समझ में आया? हमने क्या बताया कि सब सेंटर क्या है? एक स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट है जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है और ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करता है भैया गांव के लोगों के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दो ही चीज़ों यहाँ पे ध्यान पे रखना है कि ये स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट है, ठीक है, और ये फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, नवीनतम मानक IPHS 2022 के अनुसार जो अपडेट हुआ है, ठीक है, इनका कहना है कि जो सब सेंटर है, मैदानी एरिया है, अगर वहाँ पे 5000 की जनसंख्या है तो वहाँ पे एक सब सेंटर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे पहाड़ी या फिर जनजाति एरिया है तो 3000 की जनसंख्या है तो वहाँ पे सब सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको यह ध्यान में रखना है। अच्छा, सब सेंटर के बारे में तो समझ लिया क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है भैया? सब सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? आपसे कोई पूछ लिया, प्रैक्टिकली आपसे पूछ लिया, जैसे आप सब सेंटर पे काम कर रहे हो, हम ही मिल के एक दिन आपसे पूछ ही लिए कि भाई बताओ सब सेंटर का उद्देश्य क्या है। आप सब सेंटर, आप पूछेंगे कि आप, हम पूछेंगे आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे कि सर हमने आपके चैनल से पढ़ा था और हमारा नियुक्ति हो गया है सब सेंटर पे, हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा बताओ सब सेंटर होता क्या, किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आप बताओगे कि सर जो गांव की बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है, इनको सुलभ और आसानी तरीके से गांव के लोगों को उनके नज़दीकी गांव पे ही पहुंचाया जा सके, उसी उद्देश्य से ये सब सेंटर को हम स्थापित किए। हम क्या मतलब कि सिस्टम स्थापित किया है, हम तो एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। ये आप बताओगे तो उद्देश्य समझ में आया कि जो सब सेंटर है इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को उनके घर के समीप, मैंने बताया ना, उनके घर के समीप मूलभूत सेवाएं, बेसिक हेल्थ सर्विसेज। क्या रहता है कि गांव लोग इतना व्यस्त रहते हैं, आपको अच्छे से पता है कि खेती बाड़ी में या फिर उनके पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि छोटी मोटी समस्या हो रहा है तो उनको भैया दूर जाना पड़ेगा शहर, अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए, जबकि उसका निदान हो सकता है गांव में ही हो सकता है, लेकिन वो जाना पड़ेगा उसको कहाँ पे भैया? अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब उसके पास सुविधाएं हैं नहीं, जाने के लिए साधन नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, ये सब चीज़ें समस्या है। तो उसी उद्देश्य से सब सेंटर बना दिया गया कि भैया जो बेसिक सर्विसेज है ये आपको गाँव में ही मिल जाएगा, आपके घर के समीप ही मिल जाएगा, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी उद्देश्य से क्या बनाया गया? सब सेंटर स्थापित किया गया। अच्छा, ये सभी चीज़ें हम कमेटी में समझे हैं कि किस कमेटी में इसकी जिक्र की गया, किस कमेटी ने बताया कि सब सेंटर पे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। जब हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे थे वहाँ पे हम आपको ये अच्छे से समझाए थे। ये हम पढ़ रहे हैं हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीज़ें हैं जहाँ पे वहीं पे वो डिस्कस किया जाए तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। अब मैं फालतू की चीज़ें बताने लगूँ कि भैया इस कमेटी ने सब सेंटर की बात की जिक्र किया था, इस कमेटी से ये उत्पन्न हुआ, तो ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, भर्ती परीक्षा में घुमा के प्रश्न बना देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जो जिस विषय का है उसी विषय में वो बात किया जाए तो बेहतर है, ये हमारा सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या भैया, किस उद्देश्य क्या है।
ठीक है, ये एक लाइन में हमने समझ लिया कि उद्देश्य क्या है। और इसको डिटेल में जानेंगे कि भैया जो आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए सब सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। ऐसे आपको ये अच्छे से पता रहेगा कि कौन सा है। तो समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना ताकि वे बीमारियों से स्वयं की रक्षा कर सके, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य हो गया परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य हो गया संक्रामक रोगों की पहचान और नियंत्रण करना। पांचवा रेफरल सेवाओं के माध्यम से जटिल मामलों को उच्च केंद्रों पर भेजना, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसके बस की औकात है तो वो करेगा, नहीं तो फिर रेफरल कर देगा, भेज देगा पीएससी पे। पीएससी की बस की बात है तो भैया करेगा, नहीं तो सीएससी पे। अब सीएससी की बस की बात रहेगी तो भेज देगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। एससी क्या किया, भेजा किसको, पीएससी को, रेफर कर दिया। ठीक है, पीएससी की औकात की बस की बात रहेगा तो करेगा, नहीं तो भेज देगा सीएससी को। अब सीएससी के बस की बात रहेगी तो करेगा, नहीं तो भेज देगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। ये सिस्टमेटिक तरीके से चलता है रेफरल वाला सिस्टम जो हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कि भैया जो सब सेंटर पे स्टाफ हैं, ये स्टाफ पैटर्न कौन कौन होते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए ये आईपीएच जो अभी हमने आपको बताया कि आईपीएचएस के गाइडलाइन के अनुसार है। आपकी बुक में कुछ और दिया होगा लेकिन अभी कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एएनएम है, ये तो पूरा कार्य यही करता धरता होती है सब सेंटर का। इनका काम क्या रहता है, टीकाकरण करना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देना, पोषण संबंधी प्रसव संबंधी चीज़ें देखना। और यहाँ पे एमपीडब्ल्यू रहते हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर रहते हैं। ये क्या करते हैं, संक्रामक रोग नियंत्रण और पर्यावरणीय स्वच्छता और परिवार नियोजन में अपना भूमिका निभाते हैं। उसके साथ साथ भैया यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक महिला स्वास्थ्य सहायक 4 से 5 उपकेंद्रों की पर्यवेक्षण करता होती है। आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक जो आशा रहती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, ये भी सहयोग करती हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया स्टाफ पैटर्न को। अब हम देखेंगे कि भैया जो सब सेंटर हैं, इन पे मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है, इसको बारे में समझेंगे। देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है, तो भैया जो सब सेंटर बनाया जा रहा है, भैया रोगी को बैठने के लिए जगह भी चाहिए, मरीज को जांचने हेतु भी एग्जामिनेशन रूम चाहिए। ठीक है, डिलीवरी रूम चाहिए, किचन रूम चाहिए, टॉयलेट चाहिए। ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए भैया वास स्थल चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना है, कभी कभी कंफ्यूज होता है, तो मिनी लैब। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोगशाला सुविधा बात कही गई है, पूरा लैब नहीं रहता है लेकिन मिनी लैब के नाम से आप बोल सकते हो, मिनी लैब की व्यवस्था किया जाता है। मिनी लैब बोले तो जैसे कि शुगर की जांच करने के लिए, ठीक है, यूरिन में प्रोटीन की जांच करने के लिए, सारी सुविधाएं मिनी लैब के नाम से रहती है। ये नया ऐड हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में, मिनी लैब मैं बोल रहा हूँ, पूरा लैब नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा प्रयोगशाला हो बढ़िया से। ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर सीएससी वगैरह पे होते हैं, सीएससी पे भी देखने को नहीं मिलता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़्यादा देखने को मिलता है। मिनी लैब आपका ये सब सेंटर पे रहता है। अगर आपके भर्ती परीक्षा में पूछ लेगा क्या मिनी लैब रहता है, लैब खाली लिख के आएगा तो आप मत करना, मिनी लैब लिख के आया, अभी सामान जांच करके आया, सामान जांच जैसी सुविधा जोड़ दिया उसमें, यूरिन में शुगर या प्रोटीन की जांच ऐसे जोड़ दिया तो आप सही कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो भी सब सेंटर हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं, ध्यान में रखना है। सब सेंटर के कार्य हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला कि भैया निवारक एवं संवर्धनात्मक कार्य। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या रहता है, निवारक एवं संवर्धनात्मक कार्य में इसमें जो भी संक्रामक रोग है इनकी रोकथाम करना और स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी कार्य, परिवार नियोजन, प्रसार प्रचार। ठीक है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण कार्यक्रम। ये हो गया अब कैटेगरी नंबर फर्स्ट में। अब कैटेगरी नंबर सेकंड में उपचारात्मक, जैसे जैसे कि भैया समान बीमारियों का उपचार करना, फर्स्ट एड करना, गर्भवती प्रसूता का इलाज व प्रसव करना, जोखिम युक्त मामलों को रेफर करना, कुपोषण विकलांग बच्चों का फॉलोअप करना, ये चीज़ें हो गया। अब देखेंगे कि भैया जो सब सेंटर है, इसमें जो फीमेल हेल्थ वर्कर हैं, जो आपकी नियुक्ति होने वाली है, इनका मुख्य कार्य क्या है। अब देखिए मुख्य कार्य क्या है फीमेल हेल्थ वर्कर का। वहाँ पे हमने एक लाइन में देखा कि टीकाकरण करना। अच्छा, टीकाकरण करना तो किनका टीकाकरण करना, बच्चों की और गर्भवती महिलाओं का। उसके बाद क्या, एमजीएस सर्विस देना, एमटीपी में सहयोग देना। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण और नियमित जांच करना। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा
कि पूछेगा कि बताओ सब सेंटर में एक फीमेल हेल्थ वर्कर का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, ऐसे पूछेगा। तो कौन सा कार्य है ये पता रहेगा तो आप अच्छे से बना पाओगे कि कौन सा नहीं है। टीकाकरण करना, गर्भवती व बच्ची महिलाओं का गर्भवती बच्चों व गर्भवती महिलाओं का एमसीएच सर्विस एमटीपी में सहयोग, गर्भवती महिला का पंजीकरण और नियमित जांच और सर्विलांस रिपोर्टिंग, ठीक है। पोषण सेवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हैं, ठीक है, जैसे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम हुआ, आरएमएनसीएच हुआ, ठीक है, इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेना और दाइयों का ट्रेनिंग और पर्यवेक्षण करना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना। तो ये सभी कार्य हैं किसका, एक एएनएम का, किसके अंतर्गत, सब सेंटर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब मेल, उसी प्रकार मेल हेल्थ वर्कर का क्या कार्य है सब सेंटर के अंतर्गत, तो ध्यान रखना जो मेल हेल्थ वर्कर हैं ये मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में भाग लेते हैं, कुष्ठ रोग हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, इसके उन्मूलन कार्यक्रम में भी सहयोग करते हैं मेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। अंधता निवारण कार्यक्रम में भी भागीदारी ये निभाते हैं अपना। उसके बाद क्या करते हैं, संक्रामक रोगों का सर्वेक्षण और रिपोर्टिंग करते हैं, परिवार नियोजन सेवाओं का प्रचार और निगरानी करते हैं, स्वच्छ पेयजल स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, सूचना शिक्षा संचार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो ये सभी किसके कार्य हैं सर, मेल हेल्थ वर्कर के कार्य हैं, किसके अंतर्गत, सब सेंटर के अंतर्गत। चलिए सब सेंटर की एक्टिविटी प्लान हम समझेंगे कि एक्टिविटी प्लान क्या है। तो सब सेंटर की एक्टिविटी प्लान क्या होती है सर, एक वार्षिक योजना होती है, ठीक है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा कार्यक्रम कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। जैसे कि अभी पल्स पोलियो के अंतर्गत कोई सा कार्यक्रम चलाना है तो ये निर्धारित किया जाता है कि भैया हमको जगह की ज़रूरत कितना पड़ेगी, कितनी संख्या में भीड़ आएगी, और एक मतलब प्लानिंग किया जाता है किस दिन रखें ताकि सभी लोग, गाँव के लोग उस समय रहें, ठीक है। कोई ऐसा डेट रखेंगे, स्थान रखेंगे, ये सभी चीज़ प्लानिंग किया जाता है। वही आप समझ सकते हो कि एनुअल एक्टिविटी प्लान क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से शामिल बिंदु रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्षेत्र बनाना, ठीक है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा की मदद से परिवार सर्वेक्षण करना, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और लक्ष्य दंपतियों की सूची बनाना, ये सभी बिंदु हैं, ठीक है, जो देखा जाता है इसके एक्टिविटी प्लान, एनुअल एक्टिविटी प्लान के अंतर्गत। आवश्यक दवाओं का व उपकरणों की सूची तैयार करना, जैसे कि भैया दवाओं की ज़रूरत हो सकती है तो दवाओं है, अपने पास दवा है या नहीं है, इस सब चीज़ों को देखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिक विशेष कार्यक्रम और फॉलोअप, ठीक है, कैसे किए जाते हैं। तो जो भी सब सेंटर हैं इसमें क्लिनिक और विशेष कार्यक्रमों में कार्यक्रम के संचालन के लिए एक टीम बनाई जाती है। इसमें शामिल सदस्य हैं मेडिकल ऑफिसर और ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनबाड़ी कर्मचारी। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट कि भैया बताओ निम्नलिखित में से सब सेंटर में क्लिनिकों और विशेष कार्यक्रमों के संचालन के अंतर्गत बनाई गई टीम में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन से मेडिकल ऑफिसर्स, ऑप्शन से भी महिला व पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन सी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो भैया ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ऐसे उत्तर देना होगा, ठीक है। अच्छा इनके कार्य क्या क्या रहते हैं, जो टीम बनाई गई है तो इनके कार्य एक्टिविटी प्लान को लेकर, एनुअल एक्टिविटी प्लान को लेकर जो टीम बनाई गई है इनके कार्य क्या हैं। तो समुदाय में होने वाली बीमारियों की पहचान करना, मरीजों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, और क्या प्रसव उपरांत बाल स्वास्थ्य फॉलोअप करना, रोगियों की समस्या को शीघ्र समाधान करना, ये सभी इनके कार्य हो गए। अच्छा पूछेगा कि सब सेंटर की भूमिका समुदाय में के विकास में कैसे सहायक है। तो आप बताएंगे कि भैया जो सब सेंटर है ये समुदाय और स्वास्थ्य सिस्टम के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। यह ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निवारण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से स्वस्थ जीने की प्रेरणा देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो सब सेंटर है वह आधारशिला है जिस पर भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी हुई है, ठीक है। ये पूरे सारांश में हम समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, जो भी हम लगा यहाँ पे पढ़ के आए हैं थियरी, उसका एमसीक्यू लगा लेते हैं, देखते हैं बन पाता है उत्तर कि नहीं बन पाता है। आइए उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं। भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में उपकेंद्र मतलब सब सेंटर वह प्रथम बिंदु है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट है, अच्छे से हमको पता है, जो समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा
जाती है, ये भी हमको अच्छे से पता है कि भैया प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दिया जाता है। अब देखिए IPHS 2022 के अनुसार जो सब सेंटर की जनसंख्या मानक सीमा मैदानी क्षेत्रों में, सीधा अगर हम प्रश्न बनाना चाहते तो यहाँ एक लाइन से इतना ही बना देते कि भैया सब सेंटर की जनसंख्या मानक मैदानी सीमा क्षेत्रों में कितनी होती है, ऐसे पूछ लेते आपसे। लेकिन इतना ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, ताकि भैया आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये कहीं टाइम, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम है, तो प्रश्न थोड़ा बड़ा रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, भले ही लेवल लेवल कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको ऐड किया गया कंसेप्चुअल लगे, ताकि उत्तर बनाने में एक बार थोड़ा आपका दिमाग इधर उधर हुआ तो उत्तर गलत हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी हड़बड़ी में आपने पढ़ा उपकेंद्र की जनसंख्या, ऑप्शन देखा आपने 3000, पहला ऑप्शन बात सही है 3000। ठीक है, अब यहाँ पे आप नहीं देख रहे हो कि मैदानी क्षेत्र की बात कही गई है। अगर ये चीज़ देख रहे हैं कि हाँ भैया मैदानी क्षेत्र की बात की गई है, ऑप्शन ए में ही दिख गया 3000, तो 3000 आगे बढ़ा के लगा के चले आए, तो ये हड़बड़ी में होता है गलती, इसलिए मिस्टेक इसको बोलते हैं। इसीलिए ऐसे प्रश्न की डिजाइन किए गए हैं। और ये मैं पहले चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आपके निगाह से ये 3000 दिखाई नहीं, जैसे कि मैदानी क्षेत्र की बात है, आप ढूंढ रहे हो कि 5000, पहले ऑप्शन में आपने देखा 5000 नहीं दिखा, ठीक है आपने काट दिया। 4000 दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिखा। अब ये सी वाला ऑप्शन आपकी निगाह से नहीं पड़ा, डायरेक्ट आप डी पे पहुंच गए 7000, फिर आप ई पे आ रहे हो, उनमें से कोई नहीं, मतलब आपको 5000 मिला ही नहीं, आप ई मार के चले आएंगे, गलत कर देंगे, तो ये सी भी होता है, इसलिए 5 ऑप्शन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है 5000। ठीक है, अब वो ऊपर पढ़ के आए हुए हैं हम लोग। सेकंड आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया पूछा जा रहा है कि जो भी सब सेंटर है इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय को निवारक, ठीक है, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्वासनात्मक, ठीक है, सेवाएं घर के निकट उपलब्ध कराना है। निम्न से कौन सा उद्देश्य उपकेंद्र की प्राथमिक भूमिका में शामिल है? कौन सा उद्देश्य भूमिका में शामिल है, अब बताइए। हमने बता सर्जरी होती है क्या सर? नहीं, सब सेंटर पे तो सर्जरी होता ही नहीं, पूरी थियरी में हमने देखा सर्जरी की बात तो कहीं नहीं बताई गई है। अच्छा, मात्र शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना, ये होता है क्या सर? ये होता है क्या? ठीक है, चलिए हम देख लेंगे इसको, अभी इसको हम रखते हैं। लेकिन बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ग्रामीण अस्पतालों का प्रशासन संभालना, ये तो गलत हो गया भैया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी काम नहीं है। ठीक, हॉस्पिटल की बात आ गई तो ये अस्पताल की बात आ गई, तो कहाँ से होगा? ये भी नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे उत्तर सी वाला सटीक हो जाएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे कंसेप्चुअल प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपके भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये पीडीएफ आपको हम जो लोग बैच लिए हैं उनको भेज देंगे, तो आसानी रहेगा, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, कोई मतलब है ही नहीं, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि प्रश्न नंबर 3, IPHS मानकों के अनुसार सब सेंटर में कौन सा स्टाफ मात्र शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख आधार है? हमने आपको क्या बताया था एक चीज़, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, एएनएम ही करता धरता है किसका? सब सेंटर का। तो बस आंख बंद करके एएनएम पे जाइए। बाकी यहाँ पे स्वास्थ्य सहायक पुरुष की बात कही नहीं गई है, ठीक है, फिजियोथेरेपी होता ही नहीं है। ठीक है, पूरे हमने स्टाफ पैटर्न को समझा था, तो वहाँ पे एएनएम को ही हमने बताया था कि करता धरता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि LHV समांतर कितने उपकेंद्रों का पर्यवेक्षण करता है? हमने क्या बताया था, 4 से लेके 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। पूरी थियरी के जो हमने पढ़ाई है उसी में अनुसार ये MCQ है। ठीक है, देखिए सब सेंटर की न्यूनतम भवन सुविधाओं में कौन सी सुविधा अनिवार्य है? कौन सी सुविधा अनिवार्य है? कौन सी सुविधा? ब्लड बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपकेंद्र की न्यूनतम भवन सुविधाओं में कौन सी सुविधा अनिवार्य है? इसका करेक्ट उत्तर डिलीवरी रूम, ठीक है, ये ब्लड बैंक नहीं होगा, ICU नहीं होगा, NICU नहीं होगा, ये सभी हॉस्पिटल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि भैया सब सेंटर समान रोगों का उपचार रेफरल सेवा उपलब्ध कराता है, यह किस प्रकार की भूमिका है? तो ये किस प्रकार की भूमिका है? फंक्शनल, ठीक है, कार्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप हर एक प्रश्न का उत्तर बना लेना। ठीक है, बहुत प्रश्न है, 15 प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट थियरी की ओर चलेंगे, अभी थियरी बची है इस चैप्टर की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए थियरी बची है ना, हमने बोला कि अब आपको समझना है कि सुपरविजन क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है।
तो सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन मीन्स मतलब अब हिंदी वाले दिक्कत होगी कि सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में भी लिखा है। सुपरविजन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निरंतर जो भी कंटिन्यूटी बनी है और जो इफेक्ट पड़ रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया किया जाता है। जैसे कि आपके गांव में भी आपने देखा होगा कि खेतों में काम आप कर रहे हैं तो आप सुपरविजन करते हैं ना, कि जाके देखिए भाई सही तरीके से हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी हो रही है कि नहीं हो रही काम में। ये सभी चीज़ें क्या हो गया, एक प्रकार से ये सुपरविजन ही तो हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे स्वास्थ्य में भी लागू होता है कि भैया जो स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है इसकी क्वालिटी क्या है, कंटिन्यूटी है, लगातार दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, और ये लोगों तक प्रभावशीलता बनी है कि नहीं, लोगों पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी को सुनिश्चित करने के लिए सुपरविजन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या हुआ सुपरविजन का, तो सेवाओं की निगरानी करना। क्या करना, सेवाओं जो भी सेवाएं हैं दी जा रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं उनकी निगरानी करना, ठीक है। और कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, अगर कर्मचारी सही तरीके से नहीं कर पा रहे, उनको नहीं समझ पा रहा है तो उनको गाइड करना। और समस्याओं का समय पर समाधान करना, डेटा की सटीकता जांचना और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। तो सुपरविजन का उद्देश्य, आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा, निम्नलिखित में से बताइए सुपरविजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, या फिर सुपरविजन का कौन सा उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप आसानी से उत्तर बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सब सेंटर पर चलने वाले विशेष क्लिनिक जो है इनके नाम बताइए, ठीक है। तो कौन कौन से सब सेंटर पे क्लिनिक चलते हैं, तो एमसीएच क्लिनिक हो गया, एएनसी क्लिनिक हो गया, पीएनसी क्लिनिक हो गया, आरसीएच क्लिनिक हो गया। अब इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाया है मिडवाइफरी में, ये मत कहना पढ़ाया नहीं गया है, सब चीज़ें के बारे में पढ़ाया है। आरसीएच के बारे में हमने बताया है, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बता दिया है हमने, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है। और जनरल ओपीडी, ये सभी चीज़ें हो गई। टीबी डॉट्स थे जहाँ पे डॉट्स किया जाता है, डेंटल हो गया, ठीक है, डायबिटेट हो गया, ये तो आप याद करके रख लेना। एनसी में क्या क्या जांचें होती हैं 2025 के दिशा निर्देश के अनुसार बताना है, एएनसी में क्या क्या जांचें होती हैं। तो समझना है कि भैया एएनसी में गर्भवती महिला की स्वस्थ सुरक्षा और स्वस्थ शिशु जन्म के लिए कम से कम 4 विजिट, ठीक है, 4 विजिट ये आपको ध्यान में रखना है। 4 विजिट अनिवार्य हैं। प्रत्येक विजिट में निम्नलिखित जांचें की जाती है, जैसे कि वजन मापना, हर बार 0.5 से लेकर 1 किग्रा बढ़ना चाहिए हर विजिट में, ठीक है। उसके बाद जो आप रक्तचाप जांच रहे हैं वो 140 से 90 से ऊपर हो तो प्री एक्लेम्पसिया का खतरा हो जाता है। हेमोग्लोबिन जांच 11 ग्राम प्रति डेल से कम हो तो एनीमिया हो सकता है। पेशाब जांच में जैसे कि प्रोटीन, शुगर, आरआई क्या, ये सब चीज़ें देखेंगे। पेट की जांच, गर्भ की स्थिति, शिशु की हलचल, तो ये सभी जांचें होती हैं किसमें सर, एएनसी में, ठीक है। और कितने 4 विजिट में होता है, और प्रत्येक विजिट के दौरान 0.1 से लेकर 1 ग्राम वेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। हमने देखा रक्तचाप इतना रहना चाहिए, एचबी इतना रहना चाहिए, और पेशाब में ये सभी चीज़ें देखना, प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें देखना। पेट की जांच मतलब कि गर्भ की स्थिति, शिशु की हलचल है कि नहीं है। पहला विजिट 12 सप्ताह के अंदर, ठीक है। गर्भावस्था, शिशु की पिष्ट यूपीटी या फिर अल्ट्रासाउंड है कि नहीं, 12 सप्ताह के अंदर अगर ये दे रहे हैं तो ये हलचल समझ में आना चाहिए कि हलचल है कि नहीं है। ये सभी चीज़ें हो गया। आरएच फैक्टर देखेंगे, HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग, टेटनस इंजेक्शन, ठीक है। आईपीए गोलियाँ, रोज एक गोली, ठीक है। कैल्शियम शुरू, एक एक गोली रोज। दूसरी विजिट 18 से 20 सप्ताह, ठीक है। दूसरी विजिट 18 से 20 सप्ताह, इसमें अल्ट्रासाउंड, शिशु की विधि, हृदय गति, प्लेसेंटा। दूसरी विधि में ये सभी जांचें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा। एएनसी के सेकंड विजिट में निम्नलिखित में से क्या जांच किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि भैया एएनसी के सेकंड विजिट के दौरान ये सभी चीज़ें जांचें होती हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शिशु की वृद्धि, हृदय गति, प्लेसेंटा ये देखते हैं। टीटी सेकंड या फिर बूस्टर डोज अल्बेंडाजोल देते हैं 50 mg एक खुराक, ठीक है। मलेरिया क्षेत्र में आरडीटी जांच होता है। तीसरी विजिट या फिर चौथी विजिट 26 से 28 या फिर 34 से 36 सप्ताह में, इसमें क्या देखेंगे, आईएफए और कैल्शियम जारी रखें। इंजेक्शन टेटनस अगर जरूरी है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और जन्म की परामर्श अस्पताल जैसे JSY फॉर्म, ये सभी चीज़ें भरना। नोट 2025 में आयुष्मान, ध्यान में रखना है 2025 में आयुष्मान भारत के तहत एएनसी में
पॉइंट ऑफ केयर, एचबी मीटर और डिजिटल बीपी मशीन अनिवार्य है, ये चीज़ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि भैया पीएनसी में कब कब विजिट होती है, मतलब प्रसव के पश्चात कब कब विजिट होती है। तो उत्तर क्या है, 24 घंटे के अंदर, पहले तो अस्पताल में, ठीक है, उसके बाद 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 6 सप्ताह बाद, ठीक है। अच्छा क्या क्या जांचें होती है सर, जैसे कि बीपी, एचबी, स्तनपान, गर्भ निरोधक, परामर्श, नवजात जांच, ये सभी जांचें होती हैं। परिवार नियोजन क्लिनिक में उपलब्ध साधन, ठीक है, कौन से हैं। अब आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा कि भैया परिवार नियोजन क्लिनिक में उपलब्ध साधन कौन से हैं। तो कॉपर्टी 10 वर्ष ये अस्थायी साधन है, ठीक है। और पुरुष नसबंदी ये स्थायी साधन है, ठीक है। अंतरा इंजेक्शन ये भी 3 माह अस्थायी 3 माह के लिए होता है। महिला नसबंदी लेप्रोस्कोपी ये भी स्थायी साधन है। छाया गोली साप्ताहिक ये अस्थायी साधन है, ठीक है। मालायन क्या है, अस्थायी साधन है। कंडोम अस्थायी साधन है। पूछेगा डायरेक्ट कि बताइए भैया परामर्श मतलब काउंसलिंग के प्रकार और सिद्धांत बताइए। तो परामर्श के प्रकार कौन कौन परामर्श हैं, व्यक्तिगत परामर्श एक व्यक्ति के साथ दिया जाता है, सामूहिक परामर्श ग्रुप में जैसे कि आंगनवाड़ी, ठीक है। और परामर्श के सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्यक्ति के बातों को ध्यान से सुने, ठीक है। परामर्श अगर दे रहे हैं तो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है कि नहीं अपने खुद ही बके जाओ और सामने वाला क्या बोला उसकी बात को इग्नोर करो, तो ऐसा करना नहीं है। और उसकी प्राइवेसी को बनाए रखें, ठीक है। अब वो चीज़ें अपनी जैसे कि प्राइवेसी शेयर आपसे कर रहा है तो उसकी गोपनीयता बना के रखें, ठीक है। ये नहीं कि आपने सुना जाके अपने खास सहेलियों से बता के चले आए कि अरे फलाने फलाने की बहू ऐसे बोल रही थी, उनके यहाँ ये दिक्कत है, उनके ये है वो है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना होता है, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन बना के रखना होता है और उनका विश्वास वाला संबंध बना के रखें, ठीक है। व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार दें, स्वयं उसको जो जिसको समस्या है, कोई है आपसे अगर ले रहा है परामर्श दे रहे हो आप, तो अगर उसको सारी चीज़ें प्रोसेस समझा दीजिए। अब उसका अधिकार है, वो आपकी बात को मानता है कि नहीं मानता है, करवाता है ट्रीटमेंट या फिर डिलीवरी प्रसव करवाता है कि नहीं करवाता है, ठीक है। वो स्वतंत्र है, ठीक है, उसका अधिकार है, कुछ भी कर सकता है, आप उसमें दबाव नहीं दे सकते हैं। आपका काम केवल सही चीज़ें बताना। भावनाओं का सम्मान करें, समाधान उसी भाषा में दें। अब जैसे कि वो बोल रहा है, ठीक है, हिंदी में बोला है तो हिंदी में आपको समझाना है। अब वो हिंदी में सामने वाला बोला, आप इंग्लिश में बोल दी, क्योंकि आप एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ईगो आ गया आपका, मैं हिंदी में कैसे बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँगी, तो ये दिक्कत हो जाएगा भैया, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत हैं, आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है डायरेक्ट प्रश्न। परामर्श किन किन विषयों पर होना चाहिए, ठीक है, किन किन विषयों पर होना चाहिए। तो पोषण कुपोषण पर, आईपीए कैल्शियम, जो भी संक्रामक रोग है जैसे कि टीबी, मलेरिया, डेंगू, टीकाकरण पे, परिवार नियोजन पर, गर्भवती महिला देखभाल पर, जीएसवाई पे, स्तनपान के लाभ पर, ठीक है, वृद्धजनों की देखभाल पे, तो इन सभी पे परामर्श होते हैं। अब सब सेंटर एक्शन प्लान कैसे बनाई जाती है, तो नक्शा तैयार करिए, हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। गाँव घर आबादी रिस्क एरिया जनसंख्या सर्वे, गर्भवती 0 से 5 बच्चे, योग्य दंपति सर्वे किया जाता है, जोखिम की पहचान किया जाता है, कुपोषित बच्चे या फिर जिनको टीका नहीं लगा है उन बच्चों को, टीबी संदिग्ध लोगों को, उसको मासिक कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है। वी VHNDC NLC टीकाकरण पत्र, स्टाफ मीटिंग, एएनएम आशा, ठीक है, इनके साथ मीटिंग की, ये सभी एक्स सब सेंटर एक्शन प्लान हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि भैया सूचना शिक्षा संचार का उद्देश्य क्या है, ठीक है। शॉर्टकट में आप इसको IEC भी बोल सकते हो, ठीक है। सूचना शिक्षा संचार क्या उद्देश्य बताइए। तो देखिए जो भी स्वास्थ्य व्यवहार में इसमें परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, क्या है ये, IEC क्या है सर, स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अच्छा उद्देश्य क्या है, जागरूकता बढ़ाना, गलत धारणाएं दूर करना, स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ाना और सेवाओं को उपयोग बढ़ाना, ये सभी हो गया। अब देखिए गतिविधियाँ क्या हैं ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे हालांकि इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मासिक कार्य योजना का नमूना 5 गांवों के लिए। अब जैसे कि एक्टिविटी प्लान आपको मासिक कार्य के लिए बनाना है और 5 गांवों के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे एक्टिविटी प्लान, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो भैया एक सब सेंटर की एक्टिविटी प्लान बनाना है 5 गांवों के लिए 1 महीने के लिए, ठीक है। 1 महीने की एक्टिविटी प्लान हमको तैयार करना है 5 गांवों के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। 5 गांव हो गए, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 गांव हो गए,
K1, K2, K3, K4, K5 गाँव के लिए मासिक कैलेंडर के रूप में बनाई जाती है। प्रत्येक सप्ताह में एएनसी, टीकाकरण, घर विजिट आदि, ठीक है, व्यवस्थित किए जाते हैं। नीचे पूर्ण मासिक योजना दी गई है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले सप्ताह, ठीक है, पहली सप्ताह पूरा हम 1 महीने का बना रहे हैं एक्टिविटी प्लान में, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या टीकाकरण, क्या क्या होम विजिट, ये सभी चीज़ों का सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। तो देखिए पहले सप्ताह में सोमवार के दिन हम क्या किए, गांव गांव फर्स्ट में हमने क्या किया, ठीक है, ये 17 गांव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका नाम रख दिया क्या, VHND 17 गांव, ठीक है। फर्स्ट गांव फर्स्ट है, ठीक है, इसमें हमने टीकाकरण और एएनसी पोस्टर पोस्टर जांच किया, ठीक है, इसमें पहले दिन सोमवार के दिन। उसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को दूसरे गांव में हमने क्या किया, होम विजिट किया, ठीक है। होम विजिट में गर्भवती नवजात की ट्रैकिंग किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसी पहले सप्ताह के बुधवार को तीसरे गांव में क्या कर दिया, ठीक है, सब सेंटर पर टीकाकरण सप्ताह 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण कर दिया। उसके बाद गुरुवार को हमने क्या किया, एमसीएच क्लिनिक सब सेंटर पर परिवार नियोजन परामर्श, ये सभी चीज़ें हमने कर दिया। उसके बाद शुक्रवार को हमने क्या किया, मीटिंग रख दिया, स्टाफ मीटिंग, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेटेड, जो भी रिकॉर्ड है उसको अपडेटेड कर दिया। तो ये पूरा 1 सप्ताह का काम हो गया। दूसरे सप्ताह में हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी प्लान हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, इसे कोई समझा नहीं पाएगा जिस भाषा में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, सरल भाषा में। अब देखिए सब सेंटर की एक्टिविटी प्लान 1 माह के लिए हम तैयार कर रहे हैं 5 गाँवों के लिए, ठीक है। 1 सप्ताह में हमने पूरा देख लिया। अब दूसरे सप्ताह में हम क्या करेंगे, गाँव चौथे में हमें गाँव फर्स्ट में ये 17 रख दिया था, अब गाँव चौथे में ये 17 रख रहे हैं, ठीक है। सोमवार के दिन VHND 17 रख रहे हैं गाँव चौथे में, ठीक है। उसके बाद मंगलवार को क्या कर रहे हैं, गाँव 5 में एएनसी कैंप लगवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बुधवार को क्या कर रहे हैं, टीकाकरण सत्र गाँव पहले वाले गांव में रख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिस हुए थे उन बच्चों को टीकाकरण करवा दे रहे हैं पहले गांव में। उसके बाद गुरुवार को क्या कर रहे हैं, आरसीएच क्लिनिक सब सेंटर पर ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद शुक्रवार को क्या कर रहे हैं, घर विजिट, टीबी संदिग्ध लोगों की जांच कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 सप्ताह हमने बना दिया। अभी देखिए सप्ताह 3 में अब 2 प्रोग्राम, मतलब 2 सत्र हो गया, 2 गाँवों का सत्र हमने कर लिया है VHND। अब 3 गाँव का बचा है, तो अब हम कौन कौन सा बचा है, गाँव नंबर 2 बचा है, ठीक है, और गाँव नंबर आपका 3 बचा है, और गाँव नंबर 5 बचा है। अब तो गाँव नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, VHND सत्र लगा दे रहे हैं सोमवार के दिन, ठीक है। उसके बाद मंगलवार को क्या कर रहे हैं, गाँव 3 में पोषण दिवस कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर दे रहे हैं। बुधवार को क्या कर रहे हैं, टीकाकरण सत्र कर दे रहे हैं गाँव 4 में, जो जो नहीं हुआ था वो वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से रखते जा रहे हैं। गुरुवार को हम क्या कर रहे हैं, परिवार नियोजन कैंप, सब सेंटर कैंप, कॉपर्टी अंतर, ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। शुक्रवार को क्या कर रहे हैं, मासिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया 3 सप्ताह। अब लास्ट सप्ताह चौथे सप्ताह में हमने देखा जो हमारा ये VHND सत्र है, ये बचा था आपका 5वें गाँव में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 5वें गाँव में ये सत्र रख दे रहे हैं। उसके बाद गाँव फर्स्ट में एएनसी फॉलो अप कर दे रहे हैं मंगलवार के दिन। बुधवार को टीकाकरण सत्र रख दे रहे हैं, गाँव सेकंड में ये बचा था बुधवार को। अब गुरुवार को क्या कर दे रहे हैं, टीबी डॉट्स फॉलो अप सब सेंटर पर कर दे रहे हैं। और शुक्रवार को क्या कर रख रहे हैं, मीटिंग रख रहे हैं, ठीक है। मासिक स्टॉक जांच कर रहे हैं, मांग पर पीएससी को भेज रहे हैं, ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, अब यहाँ पे नोट में बताया गया कि भैया VHND में एएनएम आशा ये सभी मौजूद रहने होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीकाकरण सत्र में कोल्ड चेन बना के रखें, और होम विजिट में डू लिस्ट का उपयोग करें। ये सभी चीज़ें हमने देखा, एक्टिविटी प्लान हमने आपको बना के बताया पूरा, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो PDF में आप समझ लेना, ठीक है। अपने कॉपी पेन में लिखते जाना कि पहले सप्ताह में कौन से गांव में कौन सा काम कर रहे हैं, दूसरे सप्ताह में क्या क्या करना है सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। वैसे समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है भैया, मैंने आपको बोला ना, आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को धोखा ना दो, आपका जो काम है ईमानदारी के साथ काम करो। आपको केवल एग्ज़ाम पास करना नहीं है कि हम एग्ज़ाम पास करके मान लेंगे, भैया आपको जब सीखना होगा कुछ चीज़, सीख के जाएंगे, थियरी से ही सीख के जाएंगे, प्रैक्टिकल आप अपने आप सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थियरी समझना जरूरी होगा।
मैंने आपको पहले, बहुत पहले, जब मैं पढ़ा नहीं रहा था, बैच नहीं लेके आया था, तभी मैंने बोला था कि जो यूट्यूब पे पढ़े हैं टीचर गुरुजन जिनको आप भगवान मानते हो, वो आपकी भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पढ़ा के पास तो करा देंगे, ठीक है, लेकिन आप कुछ सिखा नहीं पाएंगे। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे पता है एक एएनएम का क्या रोल होता है। अगर आप पूरी थियरी अच्छे से पढ़ लो ना, आपको अपनी असली पहचान दिखेगी कि आप हैं क्या। ठीक है, आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ हैं। जब कंप्लीट थियरी पढ़ेंगे तब ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एमसीक्यू पढ़ के कोई इतना नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि भैया जो आप पढ़ रहे हो सीख के जाओ। नेक्स्ट देखिए, उपकेंद्र पर लगने वाले संदेश। ठीक है, उपकेंद्र पर लगने वाले संदेश देखिए, उपकेंद्र पर आईईसी, ठीक है, सामग्री, पोस्टर, बैनर, फ्लिपकार्ट, चार्ट लगाना अनिवार्य। यह संदेश स्थानीय भाषा में बड़े अक्षरों में और चित्रों के साथ होने चाहिए। नीचे 2025 अपडेटेड संदेश दिए गए हैं, जैसे कि प्रवेश द्वार पर माँ का दूध अमृत है, यह चीज़ लिख के चिपकाना होगा। जन्म के घंटे में स्तनपान शुरू करें, 6 माह तक केवल माँ का दूध, ऐसा मतलब पोस्टर बैनर के माध्यम से लगना चाहिए। ठीक है, प्रवेश द्वार पे। एनसी कक्ष के बाहर क्या रहना चाहिए, प्रसव अस्पताल में कराएं, जनन सुरक्षा योजना 1400 नगद मिलेंगे, ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहनी चाहिए, ताकि जो आ रहा है इंसान, ठीक है, जो आ रहा है उसको दिखे, पढ़े, समझे। ठीक है, तो ये हो गया आईईसी का मतलब। ठीक है, टीकाकरण कक्ष में क्या रखेंगे, क्या क्या पोस्टर बैनर लगाएंगे, लिखेंगे, संदेश लिखेंगे। समय पर टीके लगवाएं, बच्चे को 10 खतरनाक बीमारियों से बचाएं। ओपीडी दीवार पे क्या लिखेंगे, दस्त में ओआरएस प्लस जिंक 14 दिन तक दें, बच्चे की जान बचाएं। तो ये सभी चीज़ें हैं प्रचार प्रसार करने वाली बात। ठीक है, ताकि लोगों को, जैसे कोई किसी काम से आ रहा है, कुछ करवाने आ रहा है, एनसी करवाने आ रहा है, ओपीडी करने करो, ओपीडी हो रहा है, तो चीज़ें लिखे और पढ़े और अपने दिमाग में बैठा ले कि भैया ये चीज़ें लिखी गई थी तो ये हमें करना होगा। तो ठीक है, बाकी यहाँ पे हो गया। अब देखिए मांग पत्र कैसे बनता है, अब ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वैसे बहुत है। उसके बाद एमसीक्यू है, एमसीक्यू आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत पढ़ा दिया मैंने थियरी, लगभग 1 घंटे होने वाला है। अब ये एमसीक्यू लगा लेना 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपको डेमो के तौर पे अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये पीडीएफ भेज देंगे, तो पीडीएफ में आपको क्या करना है, एक बार फिर से थियरी को पढ़ना है। ठीक है, एक बार फिर से थियरी को पढ़ना है। वीडियो आपने देख लिया, पीडीएफ में फिर से थियरी को पढ़ेंगे और ये एमसीक्यू को हल करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, जब थियरी पढ़ के आप एमसीक्यू लगा रहे हो तो भूलना मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, भूल ही नहीं सकते हो आप, असंभव है भूल जाएंगे, भूल ही नहीं सकते हो। एग्जाम तक क्या, लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते फिर से बोल रहे हैं, जो सैनी बैच नहीं लिए हैं भैया, अगर आप चाहते हो कि सैनी बैच हम ज्वाइन कर लें, तो भैया इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको सैनी बैच के बारे में पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। ठीक है, 200 रुपये फी देकर आप ले सकते हो। 7985160239 पे कॉल कर देना। कॉल मत करना, मैसेज कर देना। ठीक है, कॉल पिक होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नंबर को सेव करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, आपको पता ही है, सोईतकुंड मेडिकल अड्डा के नाम से नंबर सेव कर लेना। ठीक है, आगे सोईतकुंड मेडिकल अड्डा बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा।